ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस पेशकश में मैं शैलेश लोढ़ा बातचीत कर रहा हूं बहुत सारे ख़ास लोगों से, ख़ास मेहमानों से, ख़ास शख्सियत से जो सचमुच कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। जब लोग यात्राएं करते हैं तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, उनके बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इन पर सोचते हैं। कमलेश सेन साहब जो भोपाल में रहते हैं न केवल सोचते हैं बल्कि उस सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं और उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं। और इस एसोसिएशन भी आपने एक बनाई थी जिसमें बड़ा काम आपने किया था। कैसे हैं कमलेश जी आप? मैं ठीक हूँ। बस कैसे विचार आया आपका अप डाउनर्स के लिए काम करने का रेलवे में? मैं विदिशा से भोपाल अप डाउन करता था। अच्छा। तो करीब मैंने 15 साल तक अप डाउन किया और कोविड में जब ये बंद हो गई ट्रेन जी, तो मुझे पता था कि छोटे शहरों से जो लोग बड़े शहर में नौकरी करने आते हैं तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते, तो फैमिली के साथ रहते हैं और कम किराए में भी गुजारा कर लेते हैं। तो बेरोज़गारी का जो दंश कोविड ने लोगों को दिया, उस दर्द को मैंने महसूस किया कि जब मेरी खुद की जॉब या मेरे से जुड़े लोगों की जॉब गई तो कैसे वो सर्वाइव करेंगे बड़े शहरों में आकर के। तो रेलवे ने तो बंद कर ही दिया था, तो उस प्रयास को हमने एक एसोसिएशन के माध्यम से प्रारंभ किया और धीमे धीमे लोगों के सहयोग से, साथियों के सहयोग से वो अभियान सफल रहा। काफ़ी सहयोग किया और फिर एसोसिएशन के 7 मंडल के सलाहकार के रूप में हैं अभी जी। और अभी 3 मंडलों में इस बार हमको रेलवे ने अवसर दिया। 3 मंडलों में इस बार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जबलपुर और रतलाम और भोपाल में मैं खुद भी हूँ। 2 मेरे साथी वो रतलाम और जबलपुर में हमने इस बार नॉमिनेट किए हैं जी। तो आवश्यकता या आविष्कार की जननी वाली कहानी के साथ हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया था और ये भी जानते थे कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमारे परिचित नहीं हैं जी। क्योंकि ट्रेन ऐसा नहीं है कि केवल विदिशा से भोपाल ही आती थी, ट्रेन तो दिल्ली से भी आती, जम्मू से भी आती, लेकिन हर जगह के लोग प्रभावित हुए थे। तो ऐसे एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ के, उनकी समस्याओं को समझ के हमने वो ट्रेन का अभियान चलाया था और वो सफल भी रहा। जी। तो आप क्या लगता है किस तरह से सफल रहा? आपने क्या देखा कि उसमें ये होना था और वो हुआ? बीच में एक सर्कुलर हमको रेलवे ने जारी किया था जिसमें लिखा था कि 1965 या 66 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मासिक सीजन टिकट बंद कर दिए गए थे और वो पूर्ण रूप से बंद थे। मंथली पास जो बनते थे और रेलवे इस मूड में नहीं था कि एमएसटी वापस चालू की जाए, क्योंकि रोज टिकट लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा महंगा भी होता है। एमएसटी बनती है महीने भर में 500 रुपये, मंथली सीजन टिकट। हाँ। तो उसके लिए लगातार हम पीछे लगे रहे। तो उन्होंने कहा केवल ये पैसेंजर ट्रेनों में ही अलाउ करेंगे हम, ऐसा मूवमेंट्स में हमारे आया और अंत में आग्रह में बड़ा एक ताकत होती है। तो मेरे जीवन का एक सिद्धांत भी है, प्रणाम परिणाम बदल देता है। तो हम तो जा के प्रणाम ही करते रहे। जहाँ दरवाजे पे गए तो भैया जी बहुत मुसीबत में हैं, बहुत मुसीबत में है, नेताजी मुसीबत में। तो उन्होंने हमारे प्रणाम को सुना और पूरे देश में एमएसटी चल भी रही है और मैं नहीं कहूँगा मेरी वजह से चल रही है, रेलवे ने सब पर कृपा कर दी है बड़ी। और रेल मंत्री जी का धन्यवाद भी देता रहता हूँ कि उन्होंने सबको एमएसटी दी और लोग आना जाना आसानी से। रेलवे का रूप निश्चित तौर पर जो मैं समझता हूँ भारत में बहुत अद्भुत तरीके से बदल गया है। पहले वंदे भारत और ये तमाम चीज़ें जो हमारे ज़माने में तो नहीं होती थी, अब सुविधाएं भी बढ़ गई हैं, ट्रेनें भी अच्छी आ गई हैं। क्या कहना है आपका? मैं इस बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि कुछ मर्यादाओं के साथ जी बशर्ते जैसा कि पहली सरकार में कमिटमेंट था कि जनरल की भीड़ को हम कम करेंगे। मेरे ख्याल से उसको कम करना चाहिए था। वो भीड़ बढ़ती चली गई और वंदे भारत तो ज़रूरत थी, ठीक बात है, और अगर कुछ नया हो रहा है तो हम तो उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन आज भी जो सामान्य पैसेंजर हैं, जो पैसेंजर ट्रेनें थी उनको बंद कर दिए गए कोविड के बाद, और जो सामान्य पैसेंजर जिनको ग्रामीण तबकों के पैसेंजर कहा जाता है कि छोटे स्टेशन में उतर गए, बाजार आए सब्जी लेने तो 5 रुपये 10 रुपये की टिकट वाले लो, तो वो ट्रेनों को बंद कर दिया है। ये एक विकसित राष्ट्र के लिए जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आप राशन की दुकान पर लाइन में लगे ही हैं, सरकारें भी जानती हैं, आंकड़े तो उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़रूरत है कि पैसेंजर ट्रेन चलें और जनरल कोचेज जो भी इन्होंने वन साइड कर दिए हैं उनको दोनों दिशाओं में लगाया जाए, क्योंकि लोग इधर से उधर भागते हैं तो दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा रेल मंत्री जी से मिल करके आग्रह करूंगा कि जनरल कोचेज जो लगते थे वो दोनों दिशाओं में लगें और पैसेंजर ट्रेन पुनः चलाई जाए, ताकि छोटे स्टेशनों का अस्तित्व भी बचा रहेगा और लोगों का भी रेलवे से जुड़ाव बना रहेगा। ये विषय मेरे लिए बिल्कुल नया है, चूँकि मैं इस विषय में ज़्यादा समझता नहीं हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है अप डाउनर्स की सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या होती है? अप डाउनर की समस्याएं सबसे ज़्यादा ये होती है कि एक कोच में जो ऑलरेडी स्लीपर है जनरल, पीछे 2 जनरल लगे होते हैं, वो आएंगे तो खड़े होने के लिए दिन भर उनको काम करना है। उनके दर्द जो होते हैं, अगर कभी उनके अंदर दर्द को झांकेंगे आप अंदर जाके, तो घर से
8 बजे 5 बजे उठ करके तैयार होकर 8 बजे ट्रेन पकड़नी है और 100-150 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो कैसे जनरल में ठसेगा वो। फिर वो दिन में आकर के पार्किंग में गाड़ी ढूंढना है, पार्किंग वाले को भी उसको सर्वाइव करना है, फिर वो अपनी नौकरी पर जाता है, रास्ते में कई दुर्घटनाओं से बचता बचाता दिन भर अपना परिवार चलाने के लिए वो संघर्ष करता है, और शाम को फिर उसको ट्रेन देखनी है कि मुझे घर पहुंचना है, फिर उतनी भीड़ में अपनी जगह बनानी है। तो उनके दर्द तो काफ़ी है। इनके लिए डीएमओ मेमो की बहुत ज़रूरत है। लोकल मेट्रोस जो होती हैं, लोकल जो ट्रेन्स होती हैं, वो रेलवे को चलाना चाहिए और उनकी तो तादाद बड़ी होना चाहिए। दर्द को तो झांकने की बहुत ज़रूरत है। और तो कई बार हम देखते हैं कि हम कई बार इस तरह के वीडियो सामने आते हैं कि जो अप डाउनर्स होते हैं वो रिजर्वेशन क्लास में बैठ जाते हैं, बोले हम तो अप डाउनर, हम तो जाएंगे ही, हम तो बैठेंगे ही। क्या ठीक लगता है आपको ये ठीक नहीं है एक्चुअली। पहले एमएसटी कोचेस लगते थे हर ट्रेन में, जो धीमे धीमे रेलवे ने बंद कर दिए। अब जब ऑप्शन है नहीं हमारे पास, देखिए अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो ये देखना पड़ेगा कि समस्याएं तो उत्पन्न हो रही हैं, समाधान की कोई बात नहीं करता। जनप्रतिनिधियों से अगर मैंने आग्रह किया था लास्ट ईयर चुनाव के पहले कि सांसद को 1 माह में 1 बार जनरल कोच की यात्रा करना चाहिए। ठीक बात है, करनी ही चाहिए निश्चित। तो आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए संसद में बैठते हैं, लेकिन आप समस्याएं समझें जी। आप किससे पूछते कि समस्या क्या है, जिन्होंने कभी जनरल की यात्रा नहीं की। सही बात है। भारतीय रेल मतलब मेरे ख्याल से कई देशों की जितनी आबादी उतना तो रोज हमारे यहाँ मुसाफिर सफर करता है। तो आप कभी ये सोचिए ना, अप डाउनर्स क्या वर्ग होता है, उनकी समस्याएं क्या है। आपका एक दूसरा रूप हास्य का भी है। आप मतलब हास्य के माध्यम से भी बड़ा जो है जीवन के अंदर आप उत्फुल्लता और उमंग भरते रहते हैं। ऐसा एक्चुअली मैं तो गांव का आदमी हूँ और मैंने तो ऐसा कुछ हाथ से सीखा नहीं। आपको सुनते रहते हैं, आपको देखते हैं, कुमार विश्वास जी को सुनते हैं जी। तो जो ठीक लगता है। तो हास्य का आशा है कि कोविड में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं भी की। कोविड ने तो जिनको लिया तो लिया ही, काल कवलित हुए, लेकिन आत्महत्याएं भी की वो कर्जे के चलते, बेरोजगारी के चलते। मैंने अपने कई मित्रों को खोया। तो मेरा प्रयास है कि अभी जो युवा है वो अवसादग्रस्त है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है और वो 1 मिनट में निर्णय लेता है, आए दिन इम्पल्सिव हो गया, छोटी सी बात है। तो ऐसा लगा कि आपको सुनते या जो पॉजिटिव विचारधारा के लोग, उनको सुनते सुनते मैं कुछ बोलता हूँ तो लोगों को अगर डाइवर्ट कर पाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वो उस अवसाद से बाहर निकलें और सुसाइड तो एटलीस्ट ना करें। तो इसके लिए हमने कुछ इवेंट्स भी बीच में किए, आत्महत्या ना करें और भी है राहें। और कुछ कविताएं आपकी सुन ली तो अब वो सुना देता हूँ, कभी किसी की कुछ हास्य वाली कविता सुन ली, चुटकुले सुन लिए। तो ऐसे करके घंटों बिठा के लोगों को उस अवसाद से या उस तनाव से निकालने की कोशिश करता हूँ और यही मेरी दिनचर्या में शामिल है। 11 से 5 दिन भर यही करते हैं। अच्छा, लोगों के अवसाद दूर कर 11 से हाँ। मैं अभी तो एक दुर्घटना हमारे साथ हुई जुलाई में, पिताजी मेरे नहीं रहे जी। तो 3 मैंने भी अपने पिता को अगस्त में खोया। मैं 13 जुलाई को मेरे पिताजी नहीं रहे। उन्होंने यह मुझसे बार बार कहा, 10 साल पहले से मुझे चेतावनी वाले भजन वो सुनाते थे। तो ये कहते थे कि बेटा यदि जीवन में तुमने किसी एक व्यक्ति को भी तनाव से या कर्जे से या संकट से निकाल लिया तो ये मानना कि तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। उनकी प्रेरणा थी। तो इवन कोविड में ये सार्वजनिक करने का विषय भी नहीं है, मैंने लोन लेकर के उन्होंने घर से राशन बंटवाया, हमने बैंक से फाइनेंस करा के भी लोगों को मदद पहुंचाई। हमने नहीं पहुंचाई, वो तो ईश्वर का किया हुआ था, लेकिन उन्होंने तो रोका नहीं। पिताजी ने हमको बढ़ावा दिया, आगे किया। तो ये कहते रहे कि आप कितने भी संकट में हो, यदि ऐसा लगता है कि दूसरे के संकट को दूर करने में, दूसरों की समस्या को दूर करने में आपके जीवन में छोटा सा भी अगर भूमिका रही, योगदान रहा, तो आपका जीवन सफल होगा। उसी दिशा पे 11 से 5 जो अवसाद दूर करने का कैसे काम करते हैं? अपने ऑफिस में बैठते हैं लोग? मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ जी। और लोग आते हैं, जैसे सबसे ज्यादा बड़ा सेक्टर जो है मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल खुले मंच पर लोग शायद अनुभव करते होंगे, एक फाइनेंस सेक्टर, उनके ऊपर टारगेट होते हैं कि आपको ये लोन बांटने हैं। मैं मतलब किसी पर्टिकुलर बैंक की बात नहीं करूंगा। MNCs जब आई तो हमारे यूथ को उन्होंने क्या किया, मशीन के रूप में यूज करना प्रारंभ कर दिया। मैं किसी MNCs का विरोधी नहीं हूं, उनकी पॉलिसी का विरोधी हूं। सरकार को भी इस तरह पॉलिसी बनाने की बहुत ज़रूरत है। मैंने पहले भी आग्रह किया है कि उनको लक्ष्य दे दिया और बड़े सुहावने सपने दिखा दिए, लुभावने और विलासता का जीवन दिखा दिया कि चश्मा लगा लो, कान में ईयरफोन लगा लो, पीछे लैपटॉप टांग लिया और चल पड़ो, आपको अगले महीने 1 लाख मिलने वाले, 50,000 मिलने वाले। और वो क्या करता है, दिन में जाकर के मैं देखता हूँ MP नगर में ऐसे सिगरेट पीते लड़के लड़कियाँ और वो टेंशन दूर कर रहे होते हैं। और फिर शाम को जब कभी मिल जाते तो बोलते सर, तो हमको लगता है कि ये टेंशन में है, भाई आ यार चाय पीते हैं। तो दिन भर 2-4 चाय पिला के 1 घंटे बिठाना। और आप, ईश्वर की बड़ी कृपा है, कोई आता तो मुझे ऐसा लगता है वो 2 घंटे से पहले जाता भी नहीं है। और मेरे कमरे में बोर्ड लगा हुआ है, कृपया अनावश्यक ना बैठें,
आप अपना और मेरा समय नष्ट ना करें, क्योंकि दूसरे भी बाहर बैठे हैं। सही बात है। तो वो एक चलती रहती दिनचर्या में शामिल कर लिया। लेकिन तनाव दूर करते रहते हैं। मैं नहीं करता हूँ, तो सब प्रकृति की, पता नहीं ईश्वर ने नहीं, कुछ तो अतिरिक्त मुझे दिया है। आपके व्यक्तित्व में कुछ तो है ही कि आप बिल्कुल निश्चित मैं तौर पे इसके लोग- लिए शिव करें सो होए जीवन का एक कंटेंट है मेरा। जी जी। कुछ तो ईश्वर ने मुझे अतिरिक्त दिया है। आपने ये बांध भी रखा है महाकाल के दर्शन के बाद, ये जो बिल्कुल आप पिताजी ने 900 स्क्वायर फीट में घर बनवाया और 900 का प्लॉट लेकर के उसमें मंदिर निर्माण करवाया शिव जी का विदिशा में, निजी भूमि में, बिना किसी से कुछ लिए दिए। जी। और जीवन की प्रेरणा रही कि वो ये कहते रहे कि शिव करें सो होए, तुम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कहते रहे वो करने वाला तो कोई और है, तुम माध्यम हो सकते हो। तो मैं उसी दिशा में चलता हूँ कि जो करना है तो तुम करो। आपने मुझे माध्यम बना दिया, लेकिन अतिरिक्त कुछ दिया है, ये मैं महसूस करने लग गया हूँ कि एक तो कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है जो मेरे पास है, शायद औरों के पास नहीं है। बाकी स्कूटर से चलना और अपने जीवन को ऐसे ही जीना। आज भी स्कूटर से चलते? उसी से चलते ना। अच्छा। सलाहकार समिति के सदस्य जब मैं बना हूँ तो उस दिन से मैं कभी स्टेशन पे अपनी स्कूटर भी नहीं रखता, ऑटो से आता हूँ, क्योंकि वो सोचेगा कि भैया पैसे नहीं देंगे और वो 30 रुपये लेता है। तो मैं अपने ऑटो से आता हूँ और फिर ऑटो से जाता हूँ स्टेशन में। लेकिन अभी विदिशा से भोपाल अप डाउन करता हूँ। अभी भी अप डाउन करते हैं? कुछ सिद्धांत बनाए हैं जी। क्योंकि अब फादर नहीं रहे तो मुझे घर भी देखना पड़ता है। 40 किलोमीटर का 1 घंटे की दूरी? आधा घंटा पौन घंटा लगता है। आधा पौन घंटा ट्रेन में लगता है, लेकिन रोज अप डाउन रोज अप डाउन करते हैं। रोज सुबह आते हैं शाम को जाते हैं? रोज सुबह आते हैं शाम को जाते हैं। तो अप डाउनर्स का जीवन, उनके कष्ट तो आपको प्रैक्टिकली पता चलता है? नहीं, मैं तो पहले से कर रहा था ना। तो आप इतने पॉपुलर अप डाउनर्स के बीच में हो गए, कोई कहता नहीं चुनाव लड़ लें सेन साहब? नहीं कहते ना लोग। फिर क्या सोचते हैं आप? नहीं, एक्चुअली अपेक्षा नहीं है। अगर जीवन में हमको इतना ईश्वर ने कुछ बनाया कि बदलाव लाने के लिए कुछ अतिरिक्त दिया है तो वो प्रयास करूंगा। अगर हम अपेक्षाओं के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है हम विफल हो जाएंगे। अप डाउनर्स की संख्या बहुत बड़ी है और लोग आपसे इतना मिलते हैं और फिर भी आप इतने स्कूटर पे चले आते हैं, इतना सहज कैसे रह लेते हैं आप? ये दिमाग में लाते ही नहीं है ना कभी भी कि हम आइए, हम क्यों पालें कि हम कुछ हैं। मैं कभी स्टेशनों पर जाकर स्टेशन मास्टर से ये नहीं कहा कि वो फ़ोन करते हैं कि ये पानी पीना है, चाय पीना है, रूम खोल दो, कभी नहीं। हमने ये कभी दिमाग में ही नहीं बनाया कि हम रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य हैं ही नहीं। हम जैसे थे वैसे हैं, पहले भी अप डाउनर थे, आज भी अप डाउनर है। तो ये चीज़ें जब हम दिमाग में उतार लेते हैं तो हमको समस्याएं बढ़ने लगती हैं, और समस्याएं अगर बढ़ानी है तो फिर आपको ख़त्म होना है। तो बेहतर ये है कि लोगों को प्यार है और वो दे रहे हैं तो लेते जाओ और स्वीकार करो और चल दो। कुल मिला के लब्बल लबाब ये है कि जो भी हो रहा है आसपास उसे दिमाग में न लाए, नहीं तो अहंकार में परिवर्तित हो जाएगा। वो ये कह सकते हैं, सहजता आपकी छूटती चली जाएगी। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं सहज हूँ, मतलब जैसा ईश्वर ने बनाया ओरिजिनल रहो। तो 3 चीज़ों से, हाँ, मतलब नेचर में मैं नहीं लाया हूँ, ना दिखावटी, ना बनावटी, ना मिलावटी। जी। जो है, घर वाले कहते हैं कि रोज क्यों अप डाउन करते हो? नहीं, वो ये बोलते हैं कि अभी 3 महीनों से कि तुम यहाँ टेंशन में खुद आ जाओगे, तो तुम यहाँ से जाओ। घर वाले हमको भोपाल पहुँचा देते हैं और भोपाल में हम ऑफिस आते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते हैं वो कहते हैं कि सर आप यहाँ शाम तक बैठो, नहीं तो हम लोग टेंशन में जाएंगे। अच्छा। उनके यहाँ चहल पहल बनी रहती, जिनके साथ ही मैं बैठता हूँ। तो ये रेलवे स्टेशन के आसपास ही बना? ना, MP नगर में है, MP नगर में बैठता हूँ मैं। और ये बेरोजगार लोग के लिए मैंने काम प्रारंभ किया था, चूँकि जो आउटसोर्सिंग एक सेक्टर था मेरा सबसे बड़ा विषय रहा, और उस पर कई बार डिस्कस हुआ। गवर्नमेंट ने आउटसोर्सिंग तो स्टार्ट की और आग्रह भी करता हूं कि उसकी पॉलिसीज प्रॉपर नहीं बन पाई। तो युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ जो शोषण हो रहा है, उस शोषण को रोकने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर रोका जा सकता है मेरे प्रयासों से, तो मैं विनम्रता से आग्रह करता हूं हर मिनिस्ट्री में जाकर के कि इसको थोड़ा सा पॉलिसी बनाइए, ताकि लोग रोजगार में संलिप्त रहते हैं तो वो कई अन्य व्यवस्थाओं से दूर रहते हैं। बेरोजगारी हर समस्या की सबसे बड़ी जड़ होती है। तो उस दिशा में कोशिश कर रहा हूँ। अप डाउनर्स तो ऐसे हैं, वो करते रहेंगे, और वो भी बेरोजगार होते तो उनको भी रोजगार में लगा देते हैं कहीं ना कहीं ऐसे करके। हम समय की अपनी बंदिशें हैं सेन साहब, इसलिए अपने इस इंटरव्यू के आखिरी दौर में, लेकिन अपने इस पूरे जो आप कार्य प्रणाली है आपकी, जो आप कर रहे हैं, जो आप बिना किसी अहंकार के कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं और बिना किसी अपेक्षाओं से कर रहे हैं, किसे देते हैं श्रेय अपने आप को इस तरह से काम कराने के लिए? ये श्रेय मतलब इसमें डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होगा। प्रेरणा मेरे पिताजी की जी। और पिताजी जाते जाते भी कहेगा कि शिव करें सो होए, उनका एक मूल मंत्र रहा। तो जो भी है, मैं तो शिव जी को मानता हूँ, तो ये मानता हूँ कि जो उनकी कृपा से हो रहा है, और सब कुछ उनका एक अंश मनुष्य के अंदर होता है कि हम जीवित भी हैं तो उनकी कृपा से। अदरवाइज ऐसे बड़े बड़े महारथी धनवान लोग रहे, इनके पास खर्च करने वाले लोग नहीं बचे,
बट हम अगर इन सब व्यवस्थाओं में, ना तो हमारे परिवार में कोई राजनीतिक है, ना हमारे घर में कोई राजनीतिक है, हम गांव से निकले, छोटी सी एक नौकरी करने वाले, आज पूरे देश में लोग प्यार देते हैं, बुलाते हैं, कई राज्यों में बुला के अलग अलग तरह से सम्मानित करते हैं। आपके साथ बैठा है, ये भी हमारा सौभाग्य है। लोग पूछते हैं भैया ये समस्या है, तो हमको अपने आप में ऐसा फील होता है कि मैं बहुत बड़ा मतलब राष्ट्रपति टाइप का महसूस होता है। कभी रात को 2-1 बजे की फ़ोन आता है, भैया मेरी गाड़ी चूक गई, रुकवा दो। अरे तो मैंने कहा गाड़ी थोड़ी रुकती है, लेकिन ऐसे फोन आते हैं, हाँ, गाड़ी निकल के ट्रेन अरे रुकवा दो। और ईश्वर ने ऐसा प्रत्यक्ष, एक महिला की ये भी ट्रेन चूकी, वो युवती थी, शहडोल जिले की, शौनी थी कोई, और वो मुझसे बात कर रही, उसके पास नंबर, और परमात्मा ने पता नहीं अगले स्टेशन ट्रेन रोक दी, तो उसको लगा मैंने रुकवा दी, वो अपने आप ही रुक गई। अब उसका पूरा परिवार धन्यवाद देने शहडोल से आया, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत बड़े कोई तो आपके पास ट्रेन रुकवाने के लिए फोन आते हैं, तो रोज रिजर्वेशन के तो कितने आते होंगे? रोज आते हैं, मैं रोज चिट्ठी लिखता हूँ, सीट कंफर्म करा दो, रोज चिट्ठी लिखता हूँ। वो एक काम है, बिल्कुल वो एक काम है जिसमें आप लोगों का बहुत भला कर सकते हैं। नहीं, जिनका होना है हो जाए, हमारा काम। वो आया है यहाँ तक, तो चिट्ठी लिखने में क्या प्रॉब्लम जी। जो चल के आता है उसकी चिट्ठी लिखता हूँ। फोन आते हैं, मना नहीं करते? बिल्कुल मैं मना नहीं कर सकता, उनके प्रेम की वजह से तो है। क्या बात है, कुछ कहना चाहेंगे अंत में अपनी तरफ से युवाओं को? मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है। अगर समस्याएं मेरे साथ भी हैं, मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ केवल मैं ही जानता हूँ, तो संकट सबके सामने आ सकते हैं, समस्याएं बहती। युवाओं से बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूँ कि छोटा सा भी अवसाद अगर दिमाग में है तो उसको ना पालें, अपने परिचितों से, मित्रों से, दोस्तों से शेयर करें, बात करें। और जो त्वरित निर्णय अभी ले रहे हैं, मैं उससे बहुत दुखी हूँ। सरकारों से भी आग्रह करता हूँ कि वो आनंदम विभाग जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसमें ऐसे समाजसेवियों को जोड़े जो एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ काम करें और लोगों को इस अवसाद से निकालें। अभी आत्महत्याओं को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। सभी से हाथ जोड़ता हूँ, आत्महत्या ना करें और अपने परिवार, अपने शहर, अपने लोगों का ध्यान रखें, उनके साथ जिएं, हंसते मुस्कुराते रहें। फिर भी ऐसा लगता है कमी हंसी की तो मुझसे बात करें, मैं शैलेश जी के साथ बात करके हंस लूँगा। क्या बात है, इसी सकारात्मक सोच पे हम कमलेश सेन जी के साथ इस बातचीत को विराम देते हैं कि भाई हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, ज़िंदगी उत्सव है, इसे मनाते रहें। और फिर भी हंसी की कमी हो तो इनसे मिलते रहें और ये बताएंगे कि ज़िंदगी को एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।